हेलो, आप सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो हमारे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आखिरी तक आप बने रहें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर एवरीडे अभी आपका द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जाता है इवनिंग सेशन में, और आपके बहुत सारे यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो में, आप वहाँ से जुड़ जाएं। और बिल्कुल हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अपने पास एक पेन और डायरी या नोटबुक को रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले अगर देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, तो आई को देख लीजिए, आई यहाँ सब्जेक्ट है। हैव को आप देखिए, हैव आपका जो है वो एक्जुलरी वर्ब है, बिल्कुल क्लियर है। बीन जो है यहाँ पर आपका भी मतलब एक बीन आया हुआ है, बीन हैव हैज के बाद आता है, और जब हैज हैव के बाद बीन आता है तो आने वाला वर्ब भी4 होता है। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। ये सही है। कह रहा है कि मैं जो है पढ़ते आ रहा हूँ। सिंस, देखिए सिंस मतलब होता है एक समय से, 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटों से। तो देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ समय लूँगा और आपके थोड़े से इस कंसेप्ट में मैं बात करूँगा। देखिए अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज किया गया है, आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद अगर आगे मानिए हैज का यूज किया गया है, हैव का यूज किया गया है, उसके बाद बीन का यूज किया गया है, हैज हैव बीन, सही है। हैज हैव बीन के बाद भी4 का यूज किया गया है, हैज हैव बीन के बाद भी4 आता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ एक 4 आता है या फिर सिंस आता है, आपको पता होगा। और 4 और सिंस के बाद उसके बाद टाइम होता है, ये चीज़ होता है यहाँ पे। यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव होगा, उसके बाद बीन होगा, भी4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर 4 और सिंस लगाया जाएगा और आगे टाइम का चर्चा होगा। अब इसमें 4 और सिंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करूं कि 4 और कब इस्तेमाल किया जाएगा, सिंस का इस्तेमाल कब किया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो 4 का यूज होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, इसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है, ठीक है। जब पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया जाता है, यानी जब टाइम के पीरियड की बात होती है तो 4 होता है। लेकिन अगर सिंस के बारे में अगर कभी चर्चा हो, ठीक है, तो सिंस का जब यूज होता है तो इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के बारे में बात होता है। जब पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया जाए तो 4 होगा, और जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो तो सिंस होगा। यानी जब अनिश्चित समय की बात हो तो 4 और निश्चित समय की बात हो तो सिंस होगा। क्लियर हो गया। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ जो बहुत ही आसान है। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आई के बाद हैव बीन स्टडिंग भी है। ये देखिए 4 आवर्स है। 4 आवर्स जो होता है एक अनिश्चित समय के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित समय तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर सिंस गलत है। सिंस को हटा के आप यहाँ पर 4 यूज करेंगे तो आपका आंसर बी होगा, 2 नंबर होगा। बहुत ही आसान है, इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एक साथ और मैं बात बता दूं कि फ़िलहाल मैं अनअकैडमी पे क्लास ले रहा हूं, तो आप वहां भी क्लास में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी पर क्लास में जुड़ने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम में हमेशा लिंक दिया जाएगा, तो उस लिंक से आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास होगा। और जो अनअकैडमी पे क्लास अभी जो चल रही है वो 11:30 से क्लास स्टार्ट हो रहा है, यानी 11:30 से क्लास स्टार्ट होता है। तो आप बिल्कुल उस क्लास में जुड़ सकते हैं। 11:30 AM मतलब 11:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, और इस 12:30 बजे तक अनअकैडमी पर क्लास चलता है। तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सेकेंड नंबर के सवाल में आते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप इसे समझ लीजिए। लिखा है कि इफ़, यदि, ये देखिए कंडीशनल वर्ड है। ही हैड वॉक, देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, हैड वॉक वर्ब हो गया, ए पास्ट परफेक्ट है। कह रहे यदि वह टहला था फास्ट, तेजी से, इनफ। देखिए इनफ जो है एक ऐसा वर्ड है जो याद रखना होगा कि अपने साथ एक एडजेक्टिव या एडवर्ब लेता है, तो फास्ट इनफ सही है। अब आगे लिखा है ही विल, ठीक है, गेट द बस। ये ध्यान से देखिए, इफ़ के बाद यहाँ हैड वॉक, ठीक है। अगर वह टहला था, ये देखिए अगर वह दौड़ा था, तो ये देखिए पास्ट में है, देखिए यहाँ पे वॉक पास्ट में है, तो अगर दौड़ा है पास्ट में तो बस भी उसे मिलना चाहिए था पास्ट में। यहाँ विल लगा हुआ है, ये तो प्रेजेंट के सिमिलर है, ये तो गलत है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या कंसेप्ट है, आपको मैं बिल्कुल देखिए समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आपको लिखना होगा कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में इफ़ का यूज किया गया है, देखिए अगर इफ़ है और इफ़ के बाद अगर सब्जेक्ट आया है, आया सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर हैड आया है, हैड के बाद V3 आया है, तो याद रखना होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इफ़ के बाद सब्जेक्ट हैड V3, इफ़ कंडीशनल वर्ड है, यहाँ कोई भी और हो सकता है, अनलेस अनटिल। अब इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद याद रखना होगा वुड हो जाएगा, याद रखना होगा वुड ना होगा तो शुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा, वुड शुड कुड हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर V1 हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कंडीशनल वर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर हैड प्लस V3 है तो दूसरे पार्ट में यहाँ पे शैल नहीं, ठीक है, शुड, विल नहीं, वुड, कैन नहीं, कुड, में नहीं, माइट, और उसके बाद देखिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव होगा और हैव के बाद V3 होगा और V3 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अगर लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल लिख लें। मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ, जो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, जो एग्जामिनेशन में आता है। चलिए देखिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं, और इसका जो पहला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ ही हैड वॉक, तो इफ़ के बाद अगर हैड वॉक आया है तो दूसरे पार्ट में शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव होना चाहिए था। ये देखिए विल गेट लिखा है, ये गलत है, विल गेट नहीं होगा, बल्कि आपको विल के जगह पे लिखना होगा वुड लिखना होगा, ठीक है। वुड के बाद हैव लगाना होगा और गेट को हटा के आप कर सकते हैं कॉट, CAUGHT, क्योंकि बांस पकड़ने की बात आ रहा है तो ज़्यादा होता है, यहाँ वुड हैव कॉट हो जाएगा। तो आप विल गेट को हटा के आंसर करेंगे वुड हैव कॉट, ठीक है। एक एक करके हम लोग ऐसे ही कंसेप्ट के अनुसार क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ठीक है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ये आपका एक साथ आया है। केम, के में आपका ये वर्ब हो गया, केम आए थे, ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर, टू परफॉर्म, ठीक है, अपने प्रदर्शन को करने के लिए। तो अगर यहाँ पे आपका केम वर्ब है, आप अगर केम वर्ब कह रहे हैं तो इसके पहले वाला स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर सब्जेक्ट हो गया, बाद वाला ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को देखिए मैं यहाँ आपको कराता हूँ, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए अगर कहीं प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन है, इधर भी नाउन और उधर भी नाउन, अगर ये दोनों तरफ के जो नाउन हैं सेम रह जाते हैं, दोनों तरफ के नाउन कैसे रह जाते हैं, सेम रह जाते हैं, तो याद रखना होगा सेम होने पर ये भी नाउन आपका सिंगुलर में होगा और ये भी नाउन आपका सिंगुलर में होगा। यानी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम टाइप के नाउन हैं, इधर भी उधर भी सेम हैं, तो दोनों तरफ सेम होने पर याद रखना होगा कि ये दोनों जो नाउन हैं हमेशा कैसी अवस्था में होगा, सिंगुलर अवस्था में होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही प्रीपोजिशन के दोनों तरफ का नाउन, अगर इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है और यहाँ प्रीपोजिशन है और दोनों नाउन जो है अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है,
तो ए सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ए भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, तो आप समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए एंड जो है ना, एंड है, तो कह रहा है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ये तो कंजंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर ना होना चाहिए, देखिए सॉरी, एंड भी तो सही ही है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, यहाँ पे आफ्टर रहना चाहिए। और आफ्टर जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो स्पीकर्स एंड स्पीकर्स नहीं यूज होगा, बल्कि आप इसका आंसर लिखेंगे स्पीकर। ठीक है ना, आफ्टर स्पीकर, आफ्टर स्पीकर, ये आंसर होगा। अब आप लोगों में से कोई सोच रहे होंगे सर एंड भी तो सही था। अरे भाई एंड सही था तो 2 बार स्पीकर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर लिखेंगे आप तो ये पूरा हटाना पड़ेगा, केवल स्पीकर्स रहेगा। लेकिन एंड नहीं है, वहाँ एंड गलत है, बल्कि आप आफ्टर लिखेंगे और दोनों तरफ सिंगुलर लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका जो है नारेशन से है। ये क्वेश्चन किससे है, नारेशन से है। देखिए 2 तरह के नारेशन होता है, एक डायरेक्ट नारेशन, एक इनडायरेक्ट नारेशन। देखिए अगर आप डायरेक्ट नारेशन लिखते हैं तो डायरेक्ट नारेशन में आप सेड के बाद टू लगा सकते हैं, सेड टू। लेकिन आप अगर इनडायरेक्ट नारेशन लिख रहे हैं और इनडायरेक्ट में भी आपने कभी टोल्ड का यूज किया गया है, तो टोल्ड के बाद आपका एग्जाम में अगर टू दे देता है तो टोल्ड टू गलत है, टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होगा, बल्कि टोल्ड टू के जगह पे आप याद रखेंगे हमेशा क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। टोल्ड टू लिखना बिल्कुल गलत है, टोल्ड टू लिखना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे टोल्ड होगा, टोल्ड के बाद टू नहीं होगा। तो कह रहा है कि द टीचर टोल्ड, शिक्षक ने कहा था, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से, दैट दे मस्ट अटेंड क्लास रेगुलरली, कि उन लोगों को अवश्य ही रेगुलर क्लास में रहना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सही है, बट टोल्ड के बाद यहाँ पे टू गलत है, आप केवल टू को हटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर टू के कारण बी में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 5, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है मॉडर्न यूथ, मतलब आधुनिक जमाने के युवा, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। पे, ये देखिए कह रहा है कि पे मतलब होता है चुकाते हैं। मोर अटेंशन, ये देखिए मॉडर्न यूथ है, ठीक है, आधुनिक जमाने के युवा तो यूथ है, ठीक है। पे मोर अटेंशन, ठीक है, टू सीइंग फिल्म्स दैन टू रीड बुक्स, ठीक है, दैन टू रीड बुक्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो पूछा है कि क्या होगा, क्या इसमें आंसर होगा। तो मॉडर्न यूथ, मॉडर्न एडजेक्टिव है, यूथ आपके नाउन है, यूथ्स नहीं है, यूथ है। तो ये सिंगुलर है, तो सबसे पहले तो ये गलती है आपका, सिंगुलर होने की वजह से ये गलती है। आपको पे नहीं लिखना होगा, बल्कि सिंगुलर वर्ब में पेज लेना होगा, चुकता चुकाते हैं। मोर अटेंशन टू सीइंग, देखिए अटेंशन के बाद 2+V1 आता है, तो 2 के बाद सीइंग नहीं होगा, बल्कि याद रखना होगा यहाँ पे 2C होगा, ठीक है। या फिर इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अटेंशन के बाद 2+V1 आता है, तो अटेंशन टू सीइंग नहीं होगा, अटेंशन टू सी होगा। देखिए इस तरह के हम लोग क्वेश्चन एवरीडे करते आएंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर। एवरीडे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जाएगा और हर चीज़ बिल्कुल क्लास में हम लोग रेगुलर करेंगे। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरा बैच 11:30 बजे स्टार्ट होता है, आप वहाँ जुड़े। अनअकैडमी के क्लास को देखने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल इस क्लास को देख सकते हैं, लाइव क्लास चलता है। तो बिल्कुल आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, लोगों में ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।